वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है और उसके बाद आपने देखा कि कुछ पार्टियों के नेता जेडीयू हो, जयंत चौधरी हो, इनके जो इस्तीफा देने लगे हैं और प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। दिल्ली के जामिया में प्रदर्शन हुआ, बंगाल में प्रदर्शन हो रहा है, तो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो सर लगातार अब प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? वक्फ बोर्ड बिल तो पास हो गया। नहीं, देखिए जनता है, जनता अपनी आवाज़ कहाँ उठाएगी? हम्म, जनता अपने नुमाइंदे चुन के भेजती है, सदन हम्म, में भेजती है। हम्म, अब सदन में जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, हम्म, जो सदन में जिन जो अपने आप को सेक्युलर कहते थे, धर्मनिरपेक्ष कहते थे, हम्म, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कहते थे, जो एनडीए में सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे, उन सब ने जब उस जनता को धोखा दिया है, धर्मनिरपेक्षता की अपनी बात को धोखा दिया है, हम्म, जो विश्वास की बात कर रहे थे कि हम सबके लिए काम करेंगे, उन्होंने धोखा दिया है। हम्म, तो जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। हम्म, और देश हमारा आंदोलन की भूमि है, यहाँ तमाम आंदोलन हुए हैं। जन जन आक्रोश रहता है तो सड़क पे दिखाया जाता है। माने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने तो कहा ही था, जब सदन आवारा, सड़क सुनसान हो जाएगी, सदन आवारा हो जाएगी। लेकिन तो सड़क सुनसान हुई है, सदन आवारा हुई है। तो अब आवारगी को रोकने का एक ही रास्ता है कि सड़क पे लोग उतरे और सड़क पे लोग उतर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि करोड़ों मुस्लिम उनके साथ हैं, फिर भी मुस्लिम इलाकों में, चाहे देश के किसी भी हिस्से में, खासकर उत्तर प्रदेश दिल्ली में, फ्लैग मार्च किया जा रहा है पुलिस द्वारा। जामिया को सील, दरवाजे सील कर दिए, ना कोई बाहर जा सकता है, कोई नहीं अंदर जा सकता है। तो आखिर वो कौन सा मुस्लिम है जो सरकार के साथ है? देखिए, सरकार के साथ कोई नहीं है, हम्म, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम्म, गुमराह किए हुए लोग ज़रूर हो सकते हैं, हम्म, जो लड़ाने के नाम पे, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही है कि ये जो वक्फ बिल लाया है, गरीब मुसलमान को फ़ायदा होगा। हम्म, मतलब सारा गरीब मुसलमान को फ़ायदा वक्फ बोर्ड से ही हो पाएगा। सरकार जो योजनाएं ला रही है उससे फ़ायदा नहीं है। सरकार के पास कोई काम नहीं बचा। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामगोपाल जी ने कहा कि सारी संपत्ति बेचने के बाद जब लिखा पढ़ी की गई और देखा गया, जब कोई संपत्ति नहीं बची, तो अब नज़र में आ गई वक्फ बोर्ड की ज़मीन। अब वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेचनी है आपको। हम्म, वो वक्फ की ज़मीन जिसको हम दान कहते हैं। हम्म, दान का बड़ा महत्व है सनातनी परंपरा में। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सनातनी परंपरा का बड़ा ठेकेदार बताती है, हम्म, सनातनी धर्म का बड़ा ठेकेदार बताती है। हम्म, और वहाँ पे दान पे उसकी नज़र, इससे बड़ा भिखारी, हम्म, इससे बड़ा लुटेरा, इससे बड़ा डकैत कोई हो नहीं सकता जो किसी की दान पे नज़र रखता हो। हम्म, हमारे यहाँ किस्से कहानियाँ बहुत सारे हैं, गीता में उपदेश हैं, नेकी कर दरिया में डाल, बहुत सारे किस्से हैं इस बात के कि अच्छा करिए और भूल जाइए उसको। कह रहा लेकिन जब दान किया हुआ है किसी ने किसी बात के लिए, ये उनका अपना आपसी मसला था। वक़्फ़ मुसलमान व्यक्ति ही ज़्यादातर करता है और उसने अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए किया हुआ है। उसका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये उनका आपसी मसला था, वो बेहतर समझ सकते थे। उसके लिए उनके ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, लोग कोर्ट में जा सकते हैं, सब अपना हिस्सा बात कर सकते हैं। और ये एक आबादी जो है मुसलमानों की, वो समझती है। लेकिन क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को समझती है कि हमारा वोटर है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में कहा कि अब बहुसंख्यक वोटर इनसे झटक गया है, जो मुख्य धारा से वंचित था, शोषित था, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की एक नई अवधारणा के साथ में उस बहुसंख्यक वोट पे जो चोट मारी है भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी उससे बौखलाई है। तो बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से लड़ाने के नाम पे ये योजना लाई गई है। बाकी वक्फ बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा सीमित की गई हैं चीज़ें। कैसे? महिलाओं के लिए पहले से प्रावधान था कि महिलाएं उसमें हो सकती हैं, किसी तरह की कोई संख्या नहीं थी। इन्होंने उसको सीमित किया है, 2 तक रख दिया है कि 2 महिला होना चाहिए। जहाँ असंख्या थी, कोई लिमिट कितने में नहीं था, थी, लिमिट नहीं थी। इन्होंने उसको लिमिटेड करने का काम किया है। उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान होगा उसको ये बताना पड़ेगा कि मैं 5 साल से मुसलमान हूँ। मतलब दान के लिए भी आपको अपना धर्म बताना पड़ेगा कि मैं इस धर्म का हूँ, प्रमाणिक देना तो पड़ेगा। घर घर में क्या वीडियो कैमरा लगाए हैं कि कौन सा मुसलमान 5 साल से है या नहीं, क्या क्या उसमें होगा नहीं, उससे? निश्चित तौर पे ये बताएं ना, दान करने के लिए इस तरीके की पाबंदी लगाना, इसीलिए मैंने कहा इनकी दान पे नीयत खराब है। हम्म, लोग या तो दान कर नहीं पाए, या जो दान करे उसकी दान की हुई जमीन को हम कैसे हड़पेंगे। हम्म, ये सारी पाबंदियां हैं कि जब आप दान कर देंगे और जब दान के वास्ते हिसाब किताब मांगा जाएगा, तो सब पहले प्रमाणित कीजिए कि आप 5 साल से मुसलमान थे। हम्म, 5 साल आपने कैसे इबादत करी है, 5 साल पता नहीं कौन-कौन से फ़िल्टर लगाएँगे, हम्म, क्योंकि इनके फ़िल्टर लगाने के अपने-अपने तरीके, अपने पाबंदियाँ हैं। हम्म, जैसे अतीक अहमद के अड़ोसी-पड़ोसियों के मकान इन्होंने गिरा दिए, हम्म, बाद में हाई कोर्ट से अब इनको नोटिस आया। हम्म, हाई कोर्ट ने पूछा तो क्या वो जिनके घर तोड़ दिए, वो घर बना के देंगे? ये तो बर्बाद करने वाले लोग हैं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के देश की रक्षा सौदे की दलाली करता हो और पकड़ा जाता हो। वो भारतीय जनता पार्टी अब राष्ट्रवादी की परिभाषा बता रही है, हम्म, लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि हम राष्ट्रवादी हैं, बाकी सब राष्ट्रद्रोही हैं।
असल में जो राष्ट्रद्रोही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, भूमाफिया हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। चाहे आप प्रज्ञा ठाकुर को देखें, आतंकवादी मालेगांव में मस्जिद में धमाका करने वाली बात हो, चाहे आईएसआई एजेंट के रूप में पकड़े जाने वाले हों, चाहे भोपाल में ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया आईएस एजेंट के रूप में, या अन्य लोग हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग योगी हैं। आदित्यनाथ ने कार्रवाई भी शुरू कर दी, कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड बताते हुए अधिकारियों को आदेश दे दिया कि जमीन अपने अपने दाख लीजिए और कब्जे में लेना शुरू करिए। नहीं, वक्फ बोर्ड है ना, भूमाफिया है। और कैसे है, केंद्र सरकार में जो मुखिया बनाता है, बनाते हैं केंद्र वक्फ बोर्ड में, वो केंद्र सरकार बनाती है। तो अगर केंद्र वक्फ बोर्ड लुटेरा है, भूमाफिया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे साफ हो जाएगी? इसलिए तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कह रहे हैं कि सबसे बड़ा भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी है। भू माफिया है। क्यों? अगर वक्फ बोर्ड भूमाफिया है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा राज्य में मुखिया बनाया वो तो योगी आदित्यनाथ ने बनाया है, और केंद्र में बनाया तो मोदी ने बनाया है। तो केंद्र वक्फ बोर्ड भी अगर लुटेरा है तो उसको लूटने का काम कौन कर रहा है? मोदी कर रहे हैं। राज्य वक्फ बोर्ड अगर लुटेरा है तो लूटने का काम कर रहा है योगी कर रहे हैं। तो योगी मोदी तो सबसे बड़ा भूमाफिया हुए। लुटेरे तो वही हैं जिन्होंने मुखिया बनाया है, ये कहीं और से डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है? बनाया तो इन्हीं लोगों ने है। तो अगर ये बात कह रहे हैं कि लुटेरा है, ठगी है किसी भी जमीन पे, और दुष्प्रचार करें असीमित शक्तियों वाला, असीमित शक्तियां, जैसे हनुमान जी की असीमित शक्तियां थी, वो सूरज को निगल जाते थे, वैसे ही वक्फ बोर्ड है। वो एक किस्सा है कि एक आदमी ने अपना वरदान मांगा भगवान से कि साहब मुझे एक वरदान दे दीजिए, तो वो वरदान मांगता है मैं जिसको छू लूं वो सोने का बन जाए। तो वैसे ही वक्फ बोर्ड को वरदान दे दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि जिस जमीन को छू लो वो तुम्हारी हो जाएगी। अरे क्या मजाक बना के रखा है। वक्फ बोर्ड का अपना एक कायदा एक कानून है। आज भी शासन के द्वारा वक्फ बोर्ड अगर किसी की जमीन का अधिग्रहण करता है तो सरकार कायदे से उसको सुपुर्द करवाती है, पहले से कानून था सब कुछ सही था। रजिस्टर्ड करके देती है, सारी चीजें हैं। मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के अंदर लगभग 100% सारी प्रॉपर्टी डिजिटलाइज हो चुकी है। उसमें एक हिंदू सदस्य भी है प्रशासक के रूप में। जब कोई अध्यक्ष नहीं होता तो प्रशासक के रूप में जो जिला कलेक्टर जो आईएएस होता है वो नामांकित होता है। अब जो प्रशासक है वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, क्योंकि वो प्रशासक है, आईएएस है। तो कहीं पाबंदी कुछ है नहीं, केवल गुमराह करना गरीब मुसलमान के नाम पे। अमीर बनाएंगे ना गरीब मुसलमानों को, कह रहे हैं। अरे गरीब मुसलमानों को बना रहे हैं, जिन जातियों को ये गरीब बता रहे हैं, पसमंदा के नाम पे बात कर रहे हैं, वो ओबीसी समाज में आती हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 27% ओबीसी को क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी बात आई है, जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा 11 तारीखें हो गई, सरकार की तरफ से आदमी नहीं आ रहा। आप बात करते हो ओबीसी हमने प्रधानमंत्री दे दिया, ओबीसी हमने मुख्यमंत्री दिया, ओबीसी हितैषी हैं, गरीब मुसलमान के हितैषी हैं। तो ओबीसी की जो 37 जातियां ओबीसी में आती हैं, उन मुसलमान जातियों के लिए चिंता नहीं कर रहे, उन हिंदू ओबीसी के लिए चिंता नहीं कर रहे जिनकी बातें कर रहे हैं। तो वही बातें जो माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में कही थी, ये संविधान को बदलने की काम कर रहे हैं, ये आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। कौन लोग थे जो मोदी जी और ये सब लोग प्रचार कर रहे थे? आपके घर से 2 कमरे छीन लिए जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, भैंस चुरा ली जाएगी, एक भैंस है तो 2 भैंस, 2 भैंस है तो 1 भैंस ले जाएंगे। ये कौन कर रहा था? कौन ठग के ले जाएगा, कौन लूट ले जाएगा? ये मुसलमानों से ही तो डरा रहे थे, ये अल्पसंख्यकों से ही तो डरा रहे थे। आज उस अल्पसंख्यक के हितैषी होने की बात करने लगे। साल भर भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी ज्यादा चिंता है मुसलमानों की इनको। बहुसंख्यक की चिंता है, जो बहुसंख्यक डर गया। उनके लिए तो कोई कानून बना ही नहीं रहे हैं, फिर क्या चिंता उनकी? ये डर, उनके गरीबी दूर नहीं करेंगे क्या? ये डर, जिन्ना की मजार में जाएंगे भाजपा के लोग और डर बैठाएंगे अल्पसंख्यकों के जो भारत में रह रहे हैं। अरे भारत का मुसलमान कितना गया जिन्ना की मजार में, आप बताइए मुझको। और कितने कोई भी नहीं गया वो, कितने मुसलमानों से शादी कर दी विपक्ष के लोगों ने। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं मुसलमानों से, वह प्रेम दिखाते हैं झूठा झूठा। तो ये सब चीजें नफरत फैलाने वाली बात है। देखिए आप प्रेम किसी से भी करते हैं, प्रेम प्रेम होता है, ना वो जात देखता है, ना वो धर्म देखता है, वो मानवता देखता है। वैसे आपके अंदर अगर प्रेम की भावना है तो देश के अंदर प्रेम भावना होनी चाहिए। देश की भावना में हिंदू मुसलमान कभी नहीं आ सकता। देश भावना में देश सुरक्षित कैसे रहे? माननीय अखिलेश यादव ने जैसे कहा कि चीन हमारे देश के अंदर लगातार घुसता चला आ रहा है। किरण रिजिजू जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके प्रदेश के अंदर जो गृह प्रदेश है उसके अंदर कब्जा करके बैठा हुआ है। रेजांगला युद्ध का जो बड़ा स्मारक था उसको तोड़ दिया गया है। किसका सम्मान बचाएंगे आप? आज हम फार्मास्यूटिकल में, दवाइयों में 70% हम आश्रित हो गए चीन के ऊपर। ये चीन से दुश्मनी है। केवल दिवाली पे झालर ना लगाना, ये चीन से दुश्मनी निकालना है। लेकिन आप दवाइयाँ और इंपोर्ट करने का काम करें, आश्रित होकर 70%। ये मैं केवल दवाइयों का आंकड़ा बता रहा हूँ, ऐसे हम बहुत सारे चीजें हैं जिसमें हम चीन पे आश्रित हो गए। वो चीन जो हमारे देश का भूभाग छीन रहा है। माननीय श्रद्धेय नेताजी ने कहा था हमारा अगर देश का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो चीन है, पाकिस्तान से बड़ा कोई दुश्मन है तो वो चीन है।
और आज वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ये लीप अप होती केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये इन सब की बातों को छुपाने के लिए जिनमें वो नाकामयाब है, केवल हिंदू मुसलमान से बहुसंख्यक को गुमराह कर रही है, मुख्य चीज़ों से बरगलाने का काम कर इस्तीफा शुरू हो चुके हैं जेडीयू, आरएलडी। अब इन नेताओं का करियर, लोग कह रहे हैं कि अब तो इनका क्या होगा, इनकी पार्टी टूट रही, या फिर कह रहे हैं कि ऐसा चाल चल दिया कि बिना लाठी मारे ही इनकी पार्टी अपने आप खत्म कर दी, कुर्बान कर दिया इनको, मोदी जी ने कह रहे हैं। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, आप इतिहास देखिए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ठाकरे परिवार से नहीं बनाएंगे, शिवसेना का नहीं बनाएंगे, ये कहा गया। लेकिन शिवसेना को तोड़ के फिर शिवसेना की टूटे हुए से मुख्यमंत्री बनाया। ये तोड़ के मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? मांग तो यही थी ना कि भाजपा से मुख्यमंत्री ना बने। उनका इस्तेमाल किया, शिवसेना को तोड़ा, और आज शिवसेना को कहाँ पहुंचा दिया? दोनों शिवसेना को कहाँ पहुंचा दिया? जो मुख्यमंत्री था वो मुख्यमंत्री बना दिया। आ गई ना भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार का क्या होगा? आ गई ना भारतीय जनता पार्टी में, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ गई ना भारतीय जनता पार्टी मुख्य भूमिका में, शिवसेना दूसरे नंबर पे पहुंच गई। अकाली दल वालों को समझ में आ गया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बात खत्म कर दी। गुमराह करने की काम था, क्यों? किसान बिल को लेकर के। तो जो सही मुद्दों के साथ में खड़े रहेंगे, जैसे अकाली दल ने किसानों के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, वैसे ही अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के हितों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेगा वो ठीक है, और जो लाभ पाने के लिए केवल साथ देगा वो लाभ पाने के लिए करेगा। जैसे नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेता चुनते ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से साथ छोड़ दिया था। फिर क्यों वापस आए? क्या लाभ था? क्या प्रलोभन था? आज चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान बिहार में फैक्ट्रियों पे कब्जा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में उनके जो जीजा साले हैं वो सब कब्जा कर रहे हैं, जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी पार्टी का, उनका भाई, इनका जीजा कब्जा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, दूसरों की फैक्ट्रियों में दबाव डाल रहे हैं अपने केंद्रीय के सरकार का होने के नाते, एनडीए में सहयोगी होने के नाते। क्या भविष्य बचा है? अगर कहा जा रहा है कि खत्म हो गई पार्टी, इनडायरेक्टली खत्म कर दी पार्टी। देखिए, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने जब सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता अनुशासन होने की बात करती है, उसका अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में और प्रदेश अध्यक्ष चुनने में तकलीफ आ रही है, जब प्रश्न खड़ा किया तो अमित शाह ने क्या जवाब दिया कि 5 लोग आपके यहाँ राष्ट्रीय परिवारवाद बता देना। परिवारवाद तो है समाजवादी में, इसलिए बता दिया, इसमें गलत क्या है? अगर समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को एनडीए से उन सब परिवारवाद वालों को खत्म कर देना चाहिए। अगर आप वाकई में परिवारवाद को गलत मानते हो, तो परिवारवाद के खिलाफ खड़े हो, तो उन किसी से सही चंद्रबाबू नायडू को सबसे पहले हटाना चाहिए जो परिवारवाद के दम पे आगे बढ़े। जयंत चौधरी को हटा देना चाहिए, चिराग पासवान को हटा देना चाहिए, संजय निषाद को हटा देना चाहिए, ओपी राजभर को हटा देना। ही सब परिवारवाद वाले ही तो हैं। और आपकी वही परिभाषा और वही गणित के हिसाब से कि 5 लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने थे, उसी से तो चुने हुए लोग हैं। लेकिन ये फैसला तो हमारा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे? हम श्रद्धेय नेताजी के साथ काम करते थे, हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ काम करते हैं, क्योंकि हम नीति के साथ जुड़े हैं, विचार के साथ जुड़े हैं, उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़े हैं। गुलामी करना पसंद ना श्रद्धेय नेताजी ने किया, ना माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। क्या उनका कारण था कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री का घर छोड़ा तो उनका गंगा जल से घर धुलाया? मंदिर जाने पर उनका गंगा जल से मंदिर धो रहे हो आप? क्या कारण है वो? आपने प्रमाणित कर दिया ना कि हम द्वैम दर्जे के नागरिक हैं। हम सनातनी होते भी हम द्वैम दर्जे के सनातनी हैं। आप बड़े हिंदू, हम छोटे हिंदू, मतलब हर मसले पे हम छोटे हैं। आप ही देश के सर्वसर्वा बने रहोगे। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर जगह शासन प्रशासन उनका रहे, उनके लोगों का रहे, उन्हीं लोगों का रहे जो सामंतशाही हैं, जो हर आदमी को दूसरे नंबर का समझते हैं और खुद को पहले नंबर का समझते हैं। अपमान तो आपके सांसद जी करते हैं ना, राणा सांगा का। ठीक है, राणा सांगा का अगर अपमान हमारे सांसद जी ने किया है तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आईएएस प्री में पूछा गया है कि कौन बाबर को लेकर के आए थे देश के अंदर, और उसका जो सॉल्यूशन है, जो किताबें बट रही हैं, जो आज सारे आईएएस बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो सब पढ़ रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि बाबर ने आमंत्रण भेजा था। तो आज जो पढ़ाई करने वाले लोग जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, वो यही इतिहास पढ़ रहे हैं कि बाबर को देश के अंदर किसी ने बुलाया तो राणा सांगा ने बुलाया। राणा सांगा की उसमें अहम भूमिका थी, आमंत्रण भेजा था। तो जब अहम भूमिका थी, अगर ये सब पढ़ाया जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी उससे कैसे उपेक्षित है? तो जो लोग नाराज हो गए क्योंकि सुमन जी दलित हैं इसीलिए। और यही बात जब संजय सिंह कह रहे हैं, उनकी बिरादरी के, जो हमारे नेता ने कहा कि तुम्हारी बिरादरी के लोग होंगे तो नहीं कह पाओगे, वही बात जब संजय सिंह कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के, तो आप उनके घर में हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। वही बात जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2003 के प्री के एग्जाम में पूछ रही है तो तुम हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। ये द्वैम दर्जे की बात है। जय सिंह और मान सिंह के लिए कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, बड़े इतिहासकार बन रहे हो। राजा तो ना ठाकुर होते थे,
ना हिंदू होते थे, राजा राजा होता था अपनी विरासत को संभालने के लिए, अपने क्षेत्र को बनाने के लिए। 12 तारीख तक और का आप कह दिया कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी सांसद जी को, नहीं तो फिर देख लेंगे। देखिए सुमन साहब ने साफ कह दिया, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। जो इतिहासकारों ने दर्ज कर दिया, इतिहास किसी ने देखा नहीं है, जो इतिहासकारों ने इतिहास दर्ज कर दिया वो मान रहे हैं और इतिहास में दर्ज है। राणा सांगा का भी, जय सिंह का भी, मान सिंह का भी, और तमाम उन सब मुगल पुत्रों का जिन्होंने गुलामी करी, अपने पूर्वजों को नतमस्तक किया देश को गुलाम बनाने में, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया देश को गुलाम बनाने में, और हम सब लोगों ने उन आक्रांताओं से लड़ करके देश को आज़ादी दिलाई। हम आज़ाद जीवन जी रहे हैं। 100 साल का आरएसएस हुआ है। हमने तो उन लोगों का सूरज भी देखा है जिनका सूरज डूबता नहीं था। देश की जनता ने उनको भी देखा है और उनका सूरज डूब गया इस दुनिया से। वो अंग्रेजी फिरंगी चले गए। आरएसएस की कितने ताकत है। ये आरएसएस तो वैसे ही डरपोक लोग हैं, माफी वीर लोग हैं। जब ये झुंड में होते हैं तभी हिम्मत दिखा पाते हैं। अकेला आदमी तो इनका मुंह भी नहीं खोल पाता। करणी सेना ने तो ये भी कह दिया कि अखिलेश यादव की सुरक्षा हटा दें तो उनको भी देख लेंगे हम। नहीं, सुरक्षा हटा दें, फूलन देवी जी की सुरक्षा हटा तो दी थी। किसने मारा फूलन देवी जी को? कौन है हत्यारा? आप बताइए नाम। क्या आज तक उसको न्याय मिला? जिसको पकड़ा गया वो देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल से भाग गया। कैसे जमानत मिल गई उसको? तिहाड़ जेल से भागने वाले को सजा नहीं होनी चाहिए कड़ी से कड़ी, जो देश की सबसे सुरक्षित जेल से भाग गया, फिर हमारे देश से भाग गया। लेकिन एक हत्यारे को, जिसपे हत्या का मुकदमा हो, जिसने खुद कबूलनामा किया हो कि मैंने हत्या की है देश के सबसे सुरक्षित क्षेत्र से, उसको हिंदू हृदय सम्राट बना देते हो आप। वाह भाई, हत्यारा आपका हिंदू हृदय सम्राट हो गया। वो आपके देश के लिए काम करने लगा, जो देश की सबसे सुरक्षित जेल तोड़ के भागा है, देश के सबसे सुरक्षित क्षेत्र में, जहां से चंद मिनटों की दूर पर प्रधानमंत्री का कार्यालय, प्रधानमंत्री का आवास, राष्ट्रपति का आवास, देश की सदन, सब एक चुनिंदा सांसद से, चुनी हुई सांसद से, महिला सांसद से उसकी हत्या कर दी गई, निहत्या की, और खीर के नाम पे। ऐसे लोगों को अगर सजा नहीं दिला पा रही, ना अटल सरकार दिला पाई, ना मोदी सरकार दिला पाई, और उनके पीछे अगर खड़ी हुई है, तो ये वही लोग हैं, डरपोक लोगों की सेना है। करणी सेना डरपोक है क्या? देखिए, करनी सेना की बात नहीं है, ये डरपोक लोगों की सेना है। नाम कुछ भी हो सकता है। करनी सेना, मेरी जानकारी में तो बहुत सारी सेना है। करणी सेना ही तो धमकी दे रही है, बुलडोजर लेके पहुंची थी करणी सेना। कौन सी करनी सेना? कौन सी करनी सेना? अरे राजपूत करणी सेना नहीं कौन से राजपूतों की? कौन आप से नहीं जानते? करणी सेना नहीं जानते आप? मैं तो बहुत सारी करनी सेना जानता हूँ। अलग अलग करनी सेना बहुत सारी चल रहे हैं। हर आदमी कह रहा है मैं इस करनी सेना का, मैं उस करनी सेना में। कौन सी करनी सेना की बात करूं? पहले ये तो तय कर ले कौन सी करनी सेना है। ये कौन सी सेना है? इसको सेना, उसका लाइसेंस किसने दिया है? देश के अंदर एक ही सेना है, भारतीय सेना। कोई चोर उचक्के जैसे चिल्ला चौट करने लगे, संविधान की धज्जियां उड़ाने लगे, आप उसको सेना का सम्मान देंगे? हमारी सेना केवल एक ही है, भारतीय सेना, हम उसका सम्मान करते हैं। बाकी कोई अपने आगे और पीछे सेना जोड़ ले और हम सोचें कि हम उसका सम्मान करते हैं, हम ऐसी किसी भी सेना को नहीं जानते। हम एक ही को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, जो भाईचारा खत्म कर रही है, जो सौहार्द बिगाड़ रही है, आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है, और ये वही काम कर रहे हैं। कल समाजवादी प्रदर्शन कर रहे, समाजवादी ऑफिस के सामने पुतला जला दिया गया सांसद गाजियाबाद में, सांसद जी का। ये सरकार की विफलता है। अगर कोई आदमी मेरे घर के सामने मेरे बच्चे का या मेरा पुतला जलाएगा और मेरे परिवार के लोग अगर आकर के उसका विरोध करेंगे और झगड़ा बढ़ेगा और मारकाट हो जाएगी, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये सरकार की नपुंसकता है कि आप झगड़ा लगड़ाने के काम कर रहे हैं। किसने इजाजत दे दी उनको पुतला जलाने की पार्टी कार्यालय के सामने? ये सरकार की तो छूट है ना, झगड़ा लगाने के लिए ना। ये तो समाजवादी लोग हैं जो झगड़ा कर नहीं रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो पूरा काम है झगड़ा लगाने का। यादव और राजपूत आपस में लड़ें, मुसलमान और राजपूत आपस में लड़ें, दलित और राजपूत आपस में लड़ें। ये लड़ाई की जड़ भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो करनी सेना के नाम से हो, किसी और के नाम से हो। आप करनी सेना में चिन्हित कर लीजिए, आपको अधिकांश लोग राजपूत बिरादरी के नहीं दिखेंगे, दूसरी बिरादरी के भी लगेंगे। अगर राजपूत नाराज होता तो भारतीय समाजवादी पार्टी के अंदर भी राजपूत है, वो भी नाराज होते। लेकिन वो अगर आज सुमन जी के साथ खड़े हैं तो वो इसीलिए खड़े हैं कि वो सच के साथ खड़े हैं। नहीं, करने से ये भी तो कह रहे हैं कि समाजवादी को भी खत्म कर देंगे यूपी से। देखिए, किसी के कहने से ना कोई पार्टी खत्म होती है, ना किसी पार्टी को उदय होता है। ये विचार है, समाजवादी विचार है, पीडीए का संघर्ष है, जो दलित, शोषित, वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए है। और इस विचार के साथ समाजवादी पार्टी चल रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नई अवधारणा पीडीए की जड़ दी है। अब वो लिख दी गई है, इतिहास में दर्ज हो गया है कि अब आने वाले समय में अगर पीडीए को सही न्याय कोई दिला पा रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी दिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने देश के सबसे बड़े चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी को बड़ा नेता चुना है, बड़ी पार्टी चुना है।
भारतीय जनता पार्टी को अस्वीकार किया है। ये एक कड़वा सच है, ये भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। जो ये दावे कहती है हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जीत नहीं रहे, लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। राजनीति तो आप कर रहे हैं ना, दलित के नाम पर दलित सांसद कर करके। नहीं, हमारे नेता ने ये पूछा कि अगर रामजी लाल सुमन दलित नहीं होते तो क्या उनके घर पे हमला होता? अपमान हुआ तो तब भी हमला होता, अगर लगता है उन लोगों का अपमान किया तो शायद होता। मैंने आईएएस प्री का एग्जाम का उदाहरण दे दिया। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, सवाल यही पूछा गया था, जवाब भी यही था उसका, जो सुमन जी ने कहा है। जलाइए अटल बिहारी वाजपेयी का पुतला, फोड़ दीजिए जितनी मूर्तियां लगाई है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मुख्यमंत्री के कार्यालय पे लगी हुई है अटल बिहारी वाजपेयी की, जाए फोड़ दें उसको। पूरे कौम को गद्दार बता दिया था ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बता दिया आईएएस प्री के सवाल पूछ करके, और वो बच्चे पढ़ रहे हैं आज भी वही इतिहास। जलाइए ना पुतला, फोड़िए दीवारें उनकी, किसने रोका है? लेकिन हिम्मत नहीं, क्योंकि दलित हैं, कमजोर वर्ग से आते हैं, इसीलिए उनको कमजोर समझा जा रहा है। लेकिन वो कमजोर नहीं है, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी उनके साथ पूरी ताकत के साथ में है, और हम जो सही बात है सही बात के साथ खड़े हैं, झूठों के खिलाफ में खड़े हुए हैं, झूठी सरकार के खिलाफ, लड़ने वाली सरकार के खिलाफ, झगड़ा लगाने वाली सरकार के खिलाफ में खड़े हुए हैं। लास्ट में 12 तारीख की चेतावनी दी है, उससे पहले माफी मांग लें। आप बार बार वही एक सवाल पूछिए, माफी किस बात की? माफी पहले भारतीय जनता पार्टी से मांगिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से मांगिए ना, जितने मंत्री थे जितने लोग थे उनसे मांगिए, माफी मंगवाइए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो भारत सरकार के अधीन काम करता है, वो कार्यक्रम चलाता है, उसमें वही इतिहास बताया जा रहा है जो सुमन साहब ने कहा है। तो आप कर वही सब रहे हो जो सुमन साहब कह रहे हैं, लेकिन माफी मांगेंगे सुमन साहब। तो राजनीति कर रहे हैं सिर्फ लोग। क्यों नहीं कर रहे हैं? नीचा दिखाने की कोशिश है। जो दलित वर्ग का आदमी उठ गया है उसको कैसे नीचा दिखाया जाएगा, उसको कैसे छोटा दिखाया जाएगा? केवल यही काम हो रहा है। नहीं तो अगर ये माना जाता है कि हाँ सुमन साहब है, तो चर्चा करते, बहस करते, सदन में आमंत्रित करते बहस में, और जुटलाते इतिहास को। क्या इतिहास के पन्नों में ये नहीं दर्ज है? अगर नहीं है दर्ज तो हम भी मान लेते हैं कि हाँ भाई सुमन जी को इसे अपना निजी बात लेकर के आ गए। इतिहास के पन्ने पलटे गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी पलट रही थी, समाजवादी पार्टी ने तो एक दो पन्ने पलटे तो इतना हल्ला मचा दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे आपको क्या लगता है कि सच में इतिहास के पन्ने पलटे गए हैं, और क्या सिर्फ दलित होने की वजह से उनके घर पर हमला हो रहा है? चेतावनी दी जा रही है, हालांकि सांसद जी ने भी कह दिया है कि जहाँ खतरा सुरक्षा भी मांगी गई, लेकिन जिस तरह सवाल ये उठता है, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ कहते हैं सबसे सुरक्षित प्रदेश, पुलिस सतर्क, गुंडे माफिया है नहीं, फिर वो लोग कौन थे जब योगी आदित्यनाथ उस शहर में मौजूद थे और सांसद के घर पे बुलडोजर लोग पहुंच गए? आखिर वो कौन लोग थे? क्या कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या उनसे भी सवाल होगा या नहीं होगा? सवाल जो होगा सिर्फ समाजवादियों से होगा। आप हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।